आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस अच्छा, सर। जितने पॉइंट्स बोल रहे हैं वो सब सुन रहे हैं आप लोगों ने? यस तो सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक। तो जैसे आज का टॉपिक जो हम उठाए हैं वो है हेडर फाइल सिखाना, हेडर फाइल बना के यूज करना सिखाना। ठीक है, कि हम अपना हेडर फाइल कैसे बनाएंगे, कैसे उसे यूज करेंगे। तो इसको बनाने और यूज करने के पहले थोड़ा सा हेडर फाइल के बारे में, ठीक है, हम आपको बता देना चाहते थे। तो मैंने कहा कि भाई हेडर फाइल क्या होता है, तो आप लोग को से जवाब आया कि कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है हेडर फाइल। ठीक है, जैसे stdio है तो उसमें printf है, scanf है, और printf scanf लाइब्रेरी है, तो stdio भी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब प्री डिफाइंड। ठीक है, ओके। तो हम मान लीजिए कि हम अपना फंक्शन बना रहे हैं सम सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सब भी फंक्शन जो हम बना रहे हैं इसको भी तो हम किसी भी प्रोग्राम में यूज करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? अगर हेडर फाइल नहीं होगा तो हर अलग अलग प्रोग्राम में हमको सम सबट्रैक्ट बनाना होगा, फंक्शन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो फिर तो वही हुआ, एक ही चीज को, कोड को बार बार अलग अलग प्रोग्राम में क्या करना, रिपीट करना। अगर हेडर फाइल हमको मिल जाए और हम अपने फंक्शंस को उस हेडर फाइल में डाल दें, तब तो जैसे प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं वैसे अपने फंक्शन को किसी भी प्रोग्राम में हम यूज कर लेंगे। क्लियर? तो उसके लिए सी कहता है कि जो प्री डिफाइंड है, जो लाइब्रेरी है लाइक एसटीडी, कोनियो, स्ट्रिंग, इनमें तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेरी सिंपल और बहुत आसान है इसको बनाना। ठीक है, ओके। हम जो भी हेडर फाइल बनाते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं हैश इंक्लूड लगा के। हैश इंक्लूड उसका प्री प्रोसेसर हो गया। क्या हो गया? प्री प्रोसेसर। ठीक है, डायरेक्टिव उसको बोलते हैं। ओके, समवेयर इट इज कॉल्ड प्री कंपाइलर भी इसे कहा जाता है। ओके, और जो भी हेडर फाइल होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एच। क्या होता है? डॉट एच। ये फिक्स है कि अगर हेडर फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट एच। क्लियर? ओके। जब हम हेडर फाइल को लिखते हैं तो हैश इंक्लूड लिखते हैं। ठीक है, हेडर फाइल का नाम देते हैं और उस हेडर फाइल के नाम के पहले एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एंगुलर ब्रैकेट। ओके, लेस देन ग्रेटर देन को हम लोग कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। ओके, ठीक। तो हम अगर अपना हेडर फाइल बनाए, मान लीजिए कि हम माई हेडर नाम का एक हेडर फाइल बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं बनाइए। ठीक है, लेकिन उसको सेव कैसे कीजिएगा? तो डॉट एच एक्सटेंशन लगा के, यानी उसका सेव हमको करना होगा कैसे? माई हेडर डॉट एच। ठीक है, उसके अंदर क्या रखेंगे? तो सर आप अपना फंक्शन रखिए, सम सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप बनाना चाहते हैं वो उसके अंदर डाल दीजिए। ओके, उसको माई हेडर डॉट एच से सेव कर लीजिए और उसके बाद जिस भी प्रोग्राम में यूज करना है हैश इंक्लूड माई हेडर डॉट एच लिखिए। लेकिन यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट नहीं चलेगा क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, तो इसे हमें रखना होगा डबल कोट के अंदर। किसके अंदर? डबल कोट के अंदर। ठीक है, जो एंगुलर ब्रैकेट हम लेते थे, जैसे stdio को एंगुलर में लिखते थे, वैसे माई हेडर डॉट एच को हम किस में लिखेंगे? डबल कोट के अंदर लिखेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक। तो ये साइंड और अनसाइंड भी एक बटन बनाया था, खैर इसको हम लोग बाद में कर लेते हैं, पहले ये कर लिया तो ये करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हेडर फाइल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। वंस वी पुट अ फंक्शन इनसाइड हेडर फाइल देन वी कैन यूज दैट फंक्शन इन एनी प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, द हेडर फाइल हैविंग एक्सटेंशन डॉट एच। ठीक है, अब हेडर फाइल दो तरह के यहाँ पे होंगे, एक हो गया लाइब्रेरी और प्री डिफाइंड, जैसे कि stdio है। ठीक है, इसको हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट में आप लिखते हैं। और दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। ठीक है, क्रिएटेड बाय यूजर इन सी फॉर होल्डिंग देयर फंक्शंस इनसाइड इट। ठीक है, वो अपने फंक्शंस को इसके अंदर रखना चाहते हैं इसलिए वो बना रहे हैं।
अब है कि कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो सिंपल है, कैसे क्रिएट करेंगे हेडर फाइल। तो कह रहा है कि टर्बो सी खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद फाइल ऑप्शन में जाइए, न्यू कर लीजिए, ब्लैंक आ गया। हेलो, यस, हु आर यू मैम? ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले टर्बो C3 ओपन करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फाइल न्यू कर लेंगे, एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। वहां पे आपको जितना अपना फंक्शन बनाना है, जैसे बनाना है, रिटर्न टाइप, नो रिटर्न, जैसे पर बताया गया था वैसे जो आपको समझ में आ रहा है सब फंक्शन बनाते चले जाइए। 2 बनाइए, 3 बनाइए, 5 बनाइए, 10 बनाइए, ठीक है। ओके। उसके बाद उसको सेव कर लीजिए, फाइल में जाइए, सेव कर लीजिए। और सेव करते समय आप उसको नाम देंगे, नाम के साथ साथ उसका एक्सटेंशन क्या देंगे, .h, ठीक है। ठीक है, नॉर्मली सेव करेंगे तो जहाँ पे आपका फाइल रहता है, सोर्स फाइल रहता है, आपका हेडर फाइल भी वही रहना चाहिए। तो हम लोग जो अमूमन जो सेव करते हैं वो बिन डायरेक्टरी में जाता है, तो हम जो हेडर फाइल बनाएंगे वो भी कहाँ रहेगा, बिन डायरेक्टरी में रहेगा, ठीक है। तो जिस पाथ में हम काम कर रहे हैं उस पाथ में ये हेडर फाइल होना चाहिए, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा, अगर किसी अलग अलग पाथ है तब वैसे केस में हमको इसको ग्लोबल पाथ सेट करना होता है, ठीक है, ताकि ये कहीं पे भी एक्सेसिंग हो जाए, ठीक है। वो बात का चीज है, वो धीरे धीरे आगे हम लोग को पता चल जाएगा। ओके। तो फिलहाल फाइल में जाएंगे, सेव कर लेंगे, हेडर फाइल का नाम दे देंगे। अब हमको इसको यूज करना है, तो बस यूज करने के लिए क्या है, फिर से फाइल में न्यू करेंगे, नया विंडो आ गया। अब नया अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें हैश इंक्लूड लिखेंगे और डबल कोट के अंदर अपना हेडर फाइल का नाम लिख देंगे और उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको मेन में यूज कीजिए डायरेक्ट। क्लियर? ये हेडर फाइल का है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ बना के दिखा दूँ, ठीक है। लिखा तो हुआ तो है ही, लेकिन मैं बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप खुद से कर ले, बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, यही आसान नहीं है, आसान तो एक्चुअली कोडिंग भी आसान ही है। हम लोग नहीं करते हैं ना, इसलिए भारी भारी लगता है, और आसान है, सब चीज आसान है, ठीक है। किसी के लिए भी अगर हम भी नहीं करें तो हमको भी भारी भारी लगने लगेगा। और अगर हम लोग रेगुलर वे में करें कोडिंग, ठीक है, तो सब आसान होता चला जाता है। हाँ? नहीं, लॉजिक हाँ नहीं मिलेगा, नया नया है ना, आप नया नया तो शुरू किया है, तो सब चीज कैसे हो जाएगा एक नहीं। तो बच्चा जन्म लेता है तो दौड़ने थोड़े लगता है, वो खड़े होने में टाइम लगता है, कई बार गिरता है तब खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ता है, या परिवार में भी लोग प्रयास नहीं छोड़ते, वो गिरता है फिर उठाते हैं, फिर गिरता है फिर उठाते हैं, वो एक दिन खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे चलने लगता है। जब चलने लगता है तो धीरे धीरे, ठीक है, सब एक बार में नहीं होता है। तो वैसे ही ये लॉजिक, ठीक है, अगर आप बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लॉजिक आ रहा है नहीं आ रहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, पहला नया स्क्रीन खुल गया, ठीक। हमको यहाँ हेडर फाइल बनाना है, ठीक। हम जो गए यहाँ पे अपना जो भी फंक्शन बनाना है बनाते लगे, मान लीजिए कि हम एक बना दे दिए हैं वर्ड शो, तो इसमें कर लिख दिए प्रिंट एफ हेलो। दूसरा एक बना दिए वर्ड डिस्प, आप जो बनाना चाहे बना सकते हैं। इसमें हम लिख लिख दिया प्रिंट एफ बाय, ठीक है। और बनाना है और बनाइए, फैक्टोरियल बनाइए, परफेक्ट बनाइए, जो मर्जी है सो बनाइए, ठीक है। हाँ, जैसा बनाएंगे वैसी तरीके से यूज करना होगा। अगर पैरामीटराइज नहीं है
बिना पैरामीटर के यूज करना होगा, पैरामीटराइज है तो पैरामीटर के साथ यूज करना होगा। तो इसमें तो सिंपल है, कोई पैरामीटर नहीं है, ना रिटर्न टाइप है, ठीक है। सिंपल हम कॉल करेंगे, हमको एक में हेलो दिखाएगा और दूसरे में बाय दिखाएगा, ठीक है। इसको सेव करेंगे और किसी भी नाम से माई हेड डॉट क्या कर देते हैं, एच, सेव कर लिए, सेव हो गया वहां पे। अब क्या करना है, इसको क्लोज कर लीजिए, ठीक है। अब फिर से जाइए, न्यू कीजिए, नया प्रोग्राम आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे जाइए, अब उसको यूज कीजिए। तो अपना तो 2 लिखेंगे ही, ये इसलिए लिखना है कि कोई प्रिंटफ स्कैनफ तो यूज हो ही रहा है ना, नहीं। और एक हमको अपना यूज करना है, तो हैश इंक्लूड, और इसको डबल कोट में रखेंगे, किस नाम से, माई हेड डॉट एच, और यहाँ पर वॉइड मेन। अब इसमें क्या क्या फंक्शन था, एक डिस्क था, डिस्क को कॉल कर लिए, दूसरा शो था ना, शो को कॉल कर लिए, और गेट सी एच लास्ट में लगा दिए, हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। कंपाइल कराए, 0 एरर, ठीक है, रन कराए, आ गया बाय। सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हेडर फाइल। अब इसको जहां मर्जी वहां लगाइए, ठीक है। हाँ, एक और भी डिफरेंसेस है कि जो प्रीमिटिव जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स है वो तो सारे सी में अवेलेबल है, लेकिन जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है वो तो आप जिस कंप्यूटर में बनाए हैं उसी में होगा, वो सब में नहीं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि उसने बना लिया माई हेड डॉट एच, अब आप समझने लगे कि वो बनाया मेरे में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, समझ गए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाने में आप बहुत सारा हेडर फाइल बना बना के काम कर सकते हैं, ठीक। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब हम पहले से भी बोले थे कि अगर आपको ओरिजिनल लुक पे काम करना है ना, तो टर्बो ही बेस्ट है, कर लीजिएगा डेवसी में, ठीक है। डेवसी में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी है, वर्जन टू वर्जन, उसमें कुछ कुछ दिक्कत भी, इश्यूज भी आते हैं। हाँ, तो वो उसमें है इश्यूज। वो तो कुछ ये हो, रन कराए और इनपुट क्या नहीं शो करता है। हम्म, तो क्या स्कैनअप लगाए थे आप, स्कैनअप से ना, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी वो ठीक भी करता है। वो तो देखना पड़ेगा आपका क्या हो जाए, दिखाइएगा तभी बताता है, ठीक है। कि कभी कभी शो नहीं करता है। जैसे इसमें क्या होता है ना कि देखिए, रन रन मोड वाला अगर आउटपुट खुला है, आउटपुट विंडो अगर खुला हुआ है, और उसके बाद उसको खुले हुए में कोई दूसरा प्रोग्राम आप कराइएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक आउटपुट जो आ रहा है, उस आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करके ही दूसरे प्रोग्राम को क्या करना है, रन कराना है, या उसी प्रोग्राम को फिर दोबारा रन कराना है। ऐसा नहीं कि एक आउटपुट विंडो खुला हुआ है और दूसरा फिर से चालू होगा, ठीक है। तो हो सकता है ये भी एक वजह आपके साथ, ये वजह बना हो सकता है आपके साथ, ठीक है, क्लियर। किसमें आप करते हैं, टर्बो में कि डेव में? डेव में, वही है, वही वजह है। तो भाई आप लोग टर्बो में आज तक नहीं किए हैं कोई भी प्रोग्राम, ठीक है। किए हैं। हाँ, तो टर्बो में भी कीजिए, डेव में भी कीजिए, दोनों में कीजिए, ठीक है। अगर डेव में कीजिए कुछ दिक्कत हो जा रहा है तो कम बैक टू टर्बो, बेहतर विकल्प है। यस सर, टर्बो। ओके, तो ये क्लियर हो गया हेडर फाइल। यस सर। अच्छा, आई थिंक ये क्या नाम है, तहेरा। यस सर। तो तुम तो प्रीवियस क्लास में नहीं थी जी। यस सर, वो वैक्सीन लिए थे तो सर फीवर थोड़ा आ गया था, इसलिए रेस्ट अच्छा, पे। वैक्सीन ले ली थी तो फीवर आ गया था, कोविशील्ड ली थी। यस सर।
कोविशील्ड में तो आ ही जाता है, कोवैक्सीन लेते तो नहीं आता। ठीक है, यस ओके। सर। तो खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम की कि तुमने वैक्सीन ले लिया, दैट्स वेरी गुड। और वैसे पिछले क्लास में हम लोग बहुत कुछ नहीं किए थे, दो वही स्टोरेज क्लास बताए थे। ठीक है, तो वो आगे रिवीजन में आएगा तो वहां पे भी दोबारा बता दिया जाएगा। ओके सर। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आप कम बैक हम लोग चलते हैं फिर से। एक और चीज बताए थे बैच में, एक कीवर्ड होता है साइंड और अनसाइंड। ठीक है, हालांकि इसको मॉडिफायर भी बोला जाता है, और मॉडिफायर में बहुत चीज होता है, जैसे एक्सेस मॉडिफायर, %d, %c, वो भी सब भी मॉडिफायर ही है। ठीक है, और ये भी मॉडिफायर, मॉडिफायर मतलब जो रेंज को, फॉर्मेट को मॉडिफाई करे, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर। तो ये जो है ना, ये भी कहता है कि मैं रेंज को ना, जो वैल्यू का रेंज है, मैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, यानी चीजें मैं बदलता हूँ। ओके, तो सर साइंड और अनसाइंड कहाँ यूज करेंगे? तो डेटा टाइप के साथ यूज करेंगे। ठीक है, कैसे सर? तो जैसे स्टोरेज क्लास लिखते थे वैसे ही साइंड और अनसाइंड लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे साइंड और अनसाइंड? तो डाटा टाइप के पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डाटा टाइप के पहले, जबकि स्टोरेज को तो पहले भी लिख सकते हैं और डाटा टाइप के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखें। और साइंड जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है। आप लिखें या ना लिखें, अगर आप इन टेक्स्ट लिखे हैं तो इसका मतलब है, वहां पे वो देखिए, मेरे चेहरे पर भी देखिएगा, वहां भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो अगर हम इन टेक्स्ट लिखे हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी साइंड। तो आप इन टेक्स्ट लिखें या साइंड इन टेक्स्ट लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, साइंड का मतलब क्या होता है? साइंड का मतलब होता है कि वी कैन पुट द वैल्यू नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, or that variable will contain negative value as well as positive value. ठीक है, ओके, ये मतलब हो गया किसका? साइंड का। ओके, और अनसाइंड का मतलब होता है कि that variable will contain always positive value। ठीक है, ओके, यानी उसमें नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकता, वो जब भी कंटेन करेगा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, डाटा टाइप तो वही है, इंटीजर, 2 बाइट। वही 2 बाइट कह रहा है कि इसी 2 बाइट में नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होगा, और इसी 2 बाइट में अगर अनसाइंड है तो सिर्फ पॉजिटिव होगा। आपको याद होगा कि जब मैंने बताया था कि इंटीजर अगर 2 बाइट जगह प्लेस जो है मेमोरी में लेता है, 2 बाइट का मतलब 16 बिट्स होता है, और उसमें से 1 बिट हम लोग निकाल लेते हैं प्लस माइनस रखने के लिए, साइन को रखने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट साइन होता है, तो बच जाता है 15, और 2 का पावर 15 करते हैं तो 32,768 आ जाता है। यानी -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक। ठीक है, यानी -32768 से लेके, ठीक है, 32767 तक वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं कभी कभी, अगर आपको 32,000 ये हिंदी अगर प्रोनाउंसिएंस करके हम अगर नंबर को बता रहे हैं, अगर उसको समझने में बहुत बच्चों को आजकल डेट में दिक्कत होता है। ठीक है, जैसे 19 कहेंगे तो बहुत बच्चा कहता है कि नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस तरह का दिक्कत होगा तो कृपया टोक देंगे, ताकि हम उसको इंग्लिश बेस्ड में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ तो नहीं, ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं दिक्कत है। जैसे ये कहीं कहीं हम फेस किए हैं, इसलिए भी हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ऐसा कभी कभी फेस कर लेते हैं। 19 बोलते हैं तो नहीं समझ में आता है, 27 बोलते हैं तो सबको नहीं समझ में आता है, तो हमको बोलना पड़ता है हाँ सर, उतना समझ आता है, 30 ठीक है, तक समझ आता है। हाँ मतलब ऐसा हमको रियलाइज हुआ तो मैंने शेयर किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। 69 89 नहीं समझ में आएगा सर। हाँ, वो तो ये तो एक कंफ्यूजियस चीज है। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम टू द स्टडी। ओके, तो जैसे 1 बिट आपका निकल गया साइन के लिए, तो प्लस माइनस रख लिया, बच गया 15,
तो 2 का पावर किए 15 तो 32,768 आ गया आपका, वहां माइनस से लेके प्लस तक हो जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे अनसाइंड करते हैं ना, हम कंपाइलर को इन्वोक करते हैं कि नहीं, एक बीट जो तुम रख रहे हो ना साइन के लिए, प्लस माइनस के लिए, वो हटा दो, क्योंकि अब तो तुम सिर्फ पॉजिटिव, अब क्या हो, तो 16 बिट का 16 बिट बच जाता है, और वो हो जाता है 2 का पावर 16 यानी 65,536, यानी 0 से लेके 65,535 तक, 0 से लेके 65,535 तक के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर साइंड इंट एक्स है तो उसमें मिनिमम -32,768 और मैक्सिमम 32,767। क्लियर? और अगर अनसाइंड इंट एक्स है तो 0 मिनिमम 0, मैक्सिमम 65,535। क्लियर? ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे काम करना है और आपको लगता है कि 50,000 तक का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आपको लॉन्ग इंट करने की जरूरत नहीं है, आप इंट को ही क्या बना दीजिए, अनसाइंड बना दीजिए। अनसाइंड। यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये सिर्फ बताए थे, इसको यूज कर लीजिएगा कि इस पे छोटा छोटा प्रोग्राम बता दें अनसाइंड करके, कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ अनसाइंड पहले लिख देना, हो गया। यहाँ लिखा हुआ अभी कैसे होल्ड करेगा, सब लिख दिया टोटल। ओके, तो ये कुछ हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, इसके बाद थोड़ा एक इंट्रो हुआ था कि इसके बाद हम लोग पॉइंटर की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंटर, ओके। अच्छा, वैल्यू को हमारे पास डायरेक्ट यूज करने के लिए क्या तरीका है, मतलब वैल्यू को हम कैसे प्रोग्राम में मैनेज करते हैं, हमको लैंग्वेज वैल्यू को हैंडल करने का क्या तरीका देता है, वेरिएबल में करते हैं, यानी वैल्यू को मैनेज करने का जो तरीका हमको देता है वो वेरिएबल देता है। क्या देता है? वेरिएबल देता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल जो हम लिखते हैं, ठीक है, ये 2 बाइट जगह लेता है, 2 बाइट का एक मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, ठीक है, उस एड्रेस को इस नाम के द्वारा, इस वेरिएबल नेम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये सारा काम कंपाइलर मेरे लिए कर देता है। ठीक है, कर देता है। तो ये तो मेरे लिए एक तरह से क्या हो गया, डायरेक्ट रेफरेंसिंग हो गया, नहीं हो गया? डायरेक्ट रेफरेंसिंग नहीं हुआ, सारा व्यवस्था मेरे लिए कंपाइलर करके दे रहा है, तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सेसिंग अगर सोचा जाए कि हम अगर एक्स कहते हैं, हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करते समय एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो रेफरेंसिंग तो डायरेक्ट है, पर एक्सेसिंग डायरेक्ट नहीं ना। हम जब जब एक्स कहते होंगे तब तक कंपाइलर एक्स का एड्रेस खोजता होगा, और खोज के फिर उस मेमोरी के पास जाता होगा, वहां से वैल्यू को एक्सेस करता होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यानी कि हमने एक्स लिखा, कहीं पे वो रजिस्टर बनाया होगा जहां पे उसने एक्स को लिखा होगा, उसके सामने उसका मेमोरी एड्रेस रखा होगा, तो जैसे एक्स लिखे गया वहां पढ़ा, हाँ ये दिस इज एक्स, ओ दिस इज द मेमोरी एड्रेस, फिर उस मेमोरी में गया, उस एड्रेस को सर्च किया, वहां से वैल्यू लिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके। यस। तो जो रेफरेंसिंग है वो तो मेरे लिए डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलर हमको करके दे रहा है ना, ओके। लेकिन जो एक्सेसिंग है वो डायरेक्ट नहीं है, नहीं है। क्या है? इनडायरेक्ट। यस सर। ओके, इसी एक्सेसिंग को डायरेक्ट करने के लिए, देखिए, इसी एक्सेसिंग को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है, रेफरेंस को डी रेफरेंस करना ही पॉइंटर। क्या करना? ठीक है, रेफरेंस, देखिए रेफरेंसिंग तो ऑलरेडी हो रहा है, डायरेक्ट रेफरेंसिंग हमको कौन कर रहा है? वेरिएबल की तरह मिल रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि नहीं, हम मेमोरी पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं, हम एक्स लिखे हैं, वो जाएगा, खोजेगा, एड्रेस को पहुंच जाएगा। ठीक है, एड्रेस मेरे ही पास रहे और सीधे कहां पहुंच जाए? एड्रेस के पास पहुंच जाए। तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे वेरिएबल, कंपाइलर ने जो वेरिएबल के लिए जो कुछ भी कर रखा है उसमें से उसका एड्रेस लाके मेरे को रखना होगा।
तो यानी कि मोड़ना होगा, मूव करना होगा। कंपाइलर कह रहा है कि वेरिएबल लीजिए, ठीक है, हम उसका मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसका मेमोरी रखेंगे, आपको यूज करना है हमेशा वेरिएबल कीजिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं एड्रेस ही रखूंगा और सीधा एड्रेस से वैल्यू को इनपुट करूंगा या एड्रेस से वैल्यू को आउटपुट, मैं एक्सेस डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो कहता है कि तब तो आपको बाईपास करना होगा, और इसी बाईपास को हम लोग क्या करते हैं, डी रेफरेंसिंग। क्या करते हैं, डी रेफरेंसिंग। और यही काम करते हैं किसके द्वारा, पॉइंटर के द्वारा। इसी को कहते हैं हम लोग, पॉइंटर में हम लोग एस्ट्रिक्स लगाते हैं, पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एस्ट्रिक्स Asterisk. लगाते हैं, ठीक है। जैसे एक्स वेरिएबल हो गया, लेकिन एस्ट्रिक्स एस लिखेंगे, ठीक है, तो वो पॉइंटर हो गया। एस्ट्रिक्स एक्स लिखेंगे तो वो एक पॉइंटर हो गया, जिसमें एस्ट्रिक्स को हम लोग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। पॉइंट क्लियर, ओके। क्योंकि Yes, sir. रेफरेंस को बाईपास करके ये खुद रखता है, ओके। अब हम जब भी प्रोग्राम में हम एक पॉइंटर क्यों लिए हैं, पॉइंटर इसलिए लिए हैं कि जो मेरा वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो हम पॉइंटर में स्टोर करके रख सकें, ताकि हम जब भी पॉइंटर को इन्वोक करें सीधे उस मेमोरी में पहुंच जाए, ठीक है, डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाए। तो एक्सेसिंग क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम का स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी चीजों को सीधा ना करके कर रहा है उल्टा, लेकिन एक्सेसिंग क्या कर रहा है, सीधा डायरेक्ट, ठीक है। एक्सेसिंग क्या कर दे रहा है, डायरेक्ट। तो मेमोरी की एक्सेसिंग डायरेक्ट हो रही है, पर जो एड्रेस है उसको तो डी रेफरेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, डी रेफरेंस कर रहा है। पॉइंट क्लियर, ओके। तो एक तो ये बेनिफिट है आपका पॉइंटर का, जो पॉइंटर हम लोग आगे सीखने वाले हैं, कि इसको पॉइंटर को अगर प्रोग्राम में हम यूज करते हैं तो हम एड्रेस को एक्सेस कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। मेमोरी एड्रेस को जहां पे वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, यानी खोजने नहीं जाएगा कहीं पे, ओके ओके, खोजने नहीं जाएगा कहीं पे, इसलिए एक्सेसिंग डायरेक्ट होगी और इससे हमारा प्रोग्राम स्पीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीडी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि पॉइंटर यूज करना एक लिटिल बिटिल इन कंपैरिजन टू वेरिएबल्स, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिटिल टफ होता है, लिटिल बिटिल। वेरिएबल क्या है, x बराबर 12 y बराबर, ठीक है। पॉइंटर में ऐसा नहीं है, पॉइंटर में कहता है पॉइंटर x का मतलब कुछ और है, x का मतलब कुछ और है, एड्रेस ऑफ x का मतलब कुछ और है। अब वो समझाया जाएगा, ठीक है। और पॉइंटर x ऐसा ही डायरेक्ट लिख दीजिएगा, पॉइंटर x बराबर लिख दीजिएगा 12, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है, उसका तरीका है, ओके। तो कैसे है वो आगे समझाया जाएगा, ओके। तो पहला तो इसका यूज ये हो गया। दूसरा इसका यूज, जिसकी वजह से पॉइंटर हमें सीखना है या सी में हमको पॉइंटर दिया जा रहा है, दूसरा वजह ये बनता है कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। तो अभी तक जितनी भी बातें हम लोग सीखते आए हैं, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल का कंसेप्ट हो, चाहे वो एरे का कंसेप्ट हो, चाहे वो आपका आगे पॉइंटर का ही कंसेप्ट क्यों ना हो, ये सब कंपाइल टाइम पे क्या होगा, कंपाइल टाइम, ठीक है। पर कंपाइल टाइम पे दिक्कत ये है कि कंपाइल टाइम पे करने के लिए हमको सोर्स कोड में ही देना होगा कि हमको 3 वैल्यू पे काम करना है। तो सर इंट एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम एक ही वैल्यू का काम किए तो 2 वैल्यू तो मेरा वेस्ट चला गया, बर्बाद, ठीक है। पता चला नहीं नहीं 5 वैल्यू पे काम करना है, 3 ही लिए हैं, 2 का काम हम नहीं कर पाएंगे, अगली बार फिर जाके हमको प्रोग्राम को मॉडिफाई करना होगा, 2 और वेरिएबल उसमें। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, ठीक है। मान लीजिए एरे पे काम करना है, सर 10 का एरे बना दिए, ठीक है, सर 5 ही वैल्यू स्टोर की, आया 5 ही वैल्यू, तो 5 मेमोरी क्या हो जाएगा, 5 मेमोरी, 5 ब्लॉक्स मेरा क्या चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, इसको अंडरफ्लो बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. मान लीजिए आपने 10 का एरे दे दिया, पता चला अरे वैल्यू तो 12 आ गया, तो सर 10 ही तक स्टोर कर पाएंगे, ब्लॉक तो 10 ही है ना, ठीक है। इसके बाद अगर कीजिएगा तो आप नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा, वो गलत है, वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। उस केस में कंपाइलर कहेगा नॉर्मल टर्मिनेशन, ओके।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि हम एरे को यूज ना करें, यूज कीजिए। अगर बहुत सारे ऐसे काम है जो फिक्स है, नहीं है, फिक्स है। अगर हमको बिहार के जिलों का नाम रखना है तो 38 फिक्स है, ठीक है। अब वो 37 नहीं होगा, 39 नहीं होने वाला है, रोज नया जिला नहीं बनता है, ठीक है। वो 20 साल 30 साल पे बन गया तो बन गया, रोज नए 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 जिले बनते हैं, ठीक है। तो भैया 38 का एरे ले लेंगे, 38 जिला उसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जिला हम ना 37 कर सकते हैं ना 39 कर सकते हैं, हमको टोटल 38 कर। तो यहाँ एरे की बात समझ में आ रही है, जो चीज फिक्स्ड है, ठीक है। हमको दिनों का लिस्ट बना के रखना है, 7 ही दिन होता है सर, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। उसको हम 7 का एक एरे बना लेंगे, रख देंगे उसमें दिन, ओके। लेकिन ऐसे कई काम होते हैं ना जो दिखने में लगते हैं कि फिक्स्ड है, पर वो होते नहीं है फिक्स्ड। जैसे, ठीक है, सपोज वी हैव टू टेक एडमिशन इन बीसीए एंड वी हैविंग 120 सीट्स इन बीसीए लेट, ठीक है। तो हमारे पास 120 सीट है, हमें एडमिशन लेना है, ठीक है। हम 120 तक ले सकते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि आज 120 बच्चे आके एडमिशन लेंगे? ट्रायल है हमारे पास। तो हम एक एरे बना के काम करें कि नहीं नहीं 120 बच्चे आएंगे, एडमिशन उनका होगा, तो एक एडमिशन का लिस्ट बनाइए 120, ठीक है। सॉफ्टवेयर रन किया, 120 का जगह ले लिया, पता चला कि बच्चे आए 20, तो 100 मेमोरी मेरा क्या हो गया। ऐसे कई काम होते हैं जहाँ नहीं पता होता। नहीं, टिकट रिजर्वेशन कराने जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि राजधानी जा रही है, पटना की एक बोगी बुक है, एक बोगी में 88 सीट्स हैं, ठीक है। पटना वासियों के लिए 88 सीट अलॉट किया जाएगा, एक बोगी है, पता है, जो रिजर्वेशन कर रहा है उसको भी पता है 88 है, ठीक है। लेकिन उसको ये पता है कि 88 के 88 आज आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आज के डेट में रिजर्वेशन 88 है, और आज के डेट के पहले मान लीजिए हमको सपोज कीजिए कल का करना है, तो कल राजधानी जो जाएगी 88 सीट है। क्या पता है कि कल के लिए आज जो आएंगे कस्टमर रिजर्वेशन कराने वो 88 को 88 आ जाएंगे? ठीक है। बस हमको क्या करना है, रिजर्वेशन करते जाना है, आते गया रिजर्वेशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और जब 88 हो जाए तो कह देना है सीट क्या हो गया, फुल हो गया। जब 120 पूरा हो जाए तो क्या कह देना है, सीट फुल हो गया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे केसेस में हमें मेमोरी को कब यूज करना होगा, रन टाइम। कब यूज करना होगा, रन टाइम। जैसे ये हम पहले से कुर्सी लगा दिया गया, तकरीबन 40-50 हो गए, यहाँ पे चेयर 40 ही मान लेते हैं, 40 चेयर है। आप बैठे हैं कितने हैं, 1 घंटा से मैं क्लास ले रहा हूँ, बाकी 37 चेयर का इस्तेमाल तो कोई दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब कर, तो मतलब जितने समय तक आपका क्लास चला 37 जो चेयर है वो वेस्ट जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी व्यवस्था कंपाइल टाइम पे की, यानी क्लास शुरू होने के पहले ही लगा हुआ है 40। रन टाइम में क्या कहता है कि ठीक है 40 बच्चे का स्ट्रेंथ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चेयर वहां रखा हुआ है 40, ठीक है। हम 40 लगा के नहीं रखेंगे, चेयर वहां रखा है, 40 बच्चे आएंगे, ठीक है, 40 चेयर रखा हुआ है, मेरे पास है पर्याप्त मेमोरी, ठीक है। बच्चा आया एक, एक चेयर दे दिए बैठा दिए, ठीक है। दूसरा आया, दूसरा चेयर लगा दिए बैठा दिए, तीसरा आया, तीसरा चेयर लगा दिए बैठा दिए। कोई नहीं आया, 3 ही चेयर लगा हुआ है, क्लास चल रहा है, बाकी 37 चेयर वहां पे पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। और इसके लिए भी ये तभी पॉसिबल है जब हम पॉइंटर का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि रन टाइम पे वेरिएबल का कंसेप्ट होता ही नहीं। रन टाइम पे हम सिर्फ कंपाइलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 2 बाइट 4 बाइट का मेमोरी चाहिए, वो करता है, एड्रेस दे देता है, और एड्रेस रखने वाला वेरिएबल होता ही नहीं है, एड्रेस रखने वाला हमेशा कौन होता है, पॉइंटर। कौन होता है, पॉइंटर। दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉइंटर। ठीक है। तो ये एक Yes, sir. इंट्रो पार्ट था, पॉइंटर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग पॉइंटर जो है चैप्टर वो थोड़ा पढ़ के आएंगे, ओके। बुक आप लोग को मिली होगी, वहां भी होगा, नेट से भी आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। यस सर। Yes, sir.